Hello guys, good morning all of you. This is Anish. Today I am going to teach you verb. आज हमारा verb क्लास चलेगा और हम लोगों ने verb क्लास में उसका दो टाइप्स बताए थे। पहला क्या बताए थे, मेन verb, और दूसरा बताए थे एक्चुअली verb। ओके, तो मैंने एक्चुअली verb में आप लोगों को बताया थे कि प्राइमरी एक्चुअली वर्ब 11 होता है और मॉडल्स 13 होता है। ठीक है, लेकिन मॉडल 13 होता है लेकिन मॉडल्स एक्चुअली 10 होता है और सेमी मॉडल 3 होता है। ठीक है ना। ओके, और मेन वर्ब में आप लोग को बताए थे रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ये मैंने 4 बता दिए हैं और हमारा 2 अभी बाकी है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, वर्ब चैप्टर में कौन कौन सा बाकी है बाबू, तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब। देखिए, फाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब, ये भी हो जाएगा वर्ब। फाइनाइट मतलब क्या होता है, निश्चित। फाइनाइट मतलब क्या होता है बाबू, निश्चित। और इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, अनिश्चित। ओके, क्लियर। फाइनाइट किसको बोला जाएगा, इनफाइनाइट किसको बोला जाएगा। फाइनाइट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, क्लियर। ये फाइनाइट क्या होता है कि ऐसा कोई भी वर्ब, ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर, ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो। सब्जेक्ट का क्या हो भाई, शासन हो। यानी कि सब्जेक्ट क्या उस पर करता हो, शासन करता हो। सब्जेक्ट का शासन, वो क्या कहलाता है, फाइनाइट वर्ब कहलाता है। फाइनाइट वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता बाबू, फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ऐसा कोई भी वर्ब, क्या बोलना है कि ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो। ठीक है ना, यानी कि जिस वर्ब पर क्या सब्जेक्ट शासन करता हो, ठीक है ना, वो वर्ब क्या हो जाएगा, वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। मीन्स इन इंग्लिश यू कैन से एनी सच अ वर्ब ऑन विच इज ruled by the subject. Any such a verb on which is ruled by the subject is called finite verb. Is called finite verb. फिर से मैं बोल रहा हूं, अगेन रिपीट। Any such a verb, क्या बोले बाबू, any such a verb, any such a verb on which is ruled by the subject. Ruled by the subject is called finite verb. Okay, clear. अब इनफाइनाइट वर्ब क्या होगा, ऐसा कोई भी वर्ब, ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर
सब्जेक्ट का शासन न हो, सब्जेक्ट का शासन न हो, इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है यानी कि जिस वर्ब पर सब्जेक्ट शासन नहीं करता हो, यानी कि जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का कोई शासन न हो, एकदम फ्रीडम, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? फाइनाइट वर्ब कहलाता है। इन सच अ वर्ब, एनी सच अ वर्ब on which is not ruled by the subject, not ruled by the subject is called infinite verb. In such a verb on which is not ruled by the subject, not ruled by the subject, जिस पर क्या, जिस पर सब्जेक्ट का शासन न हो, on which is not ruled by the subject is called infinite verb। ठीक है, क्लियर? वो क्या कहलाता है? वो इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। क्लियर? एक आपको एक और एक पॉइंट लिखना है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। ऐसा कोई भी सेंटेंस ऐसा कोई भी सेंटेंस ऐसा कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के, ऐसा कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर पब्लिक सॉरी गाइस, पर्सन को चेंज करने पर वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन हो जाए, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ओके, क्या बोले? ऐसा कोई भी सेंटेंस, ठीक है, ऐसा कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को चेंज करने पर, यानी कि किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को जब चेंज करने पर वर्ब के फॉर्म में क्या हो जाए? चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए, वही वर्ब क्या कहलाता है? फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है बाबू? वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है, नंबर 2 में क्या हो जाएगा? ऐसा करने पर, ऐसा पूरा नहीं लिख रहा हूं, ऐसा
करने पर, ऐसा करने पर verb के फॉर्म में, क्या, ऐसा करने पर verb के फॉर्म में कोई भी परिवर्तन न हो। क्या हो, यानी कि ऐसा करने पर verb के फॉर्म में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, उसे क्या, उसे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि यदि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट, यानी कि यदि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को नंबर और पर्सन को चेंज करने पर वर्ब के फॉर्म में क्या हो, कोई चेंज न हो, क्या हो, कोई चेंज न हो, वो क्या कहलाता है, वो हमारा इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है बाबू, वो इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। क्लियर, ओके। ये लिखिए, देखिए बाबू, लिखिए तो मैं इसके बाद में बता रहा हूं। लिखिए जी। हो गया बाबू, चलो मिटाते इसको। दो और पॉइंट लिख लिया जाए। दो और पॉइंट लिख लिया जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, यदि 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 किसी सेंटेंस के टेंस को, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर लिखो, बदलने पर verb के फॉर्म में परिवर्तन हो जाए, वो क्या कहलाता है, उसे
उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि यदि किसी भी सेंटेंस यदि किसी सेंटेंस के टेंस को, यानी कि यदि किसी भी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर उसके भाव में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो क्या कहलाता है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर भाव के फॉर्म में परिवर्तन ना हो तो उसे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो उसे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्लियर। उसे क्या कहते हैं, उसे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। ओके, हमारा 4 पॉइंट मिला कि यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को चेंज करने पर क्या हो, भाव के फॉर्म में परिवर्तन हो जाए, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अगर वहीं पर सेंटेंस के टेंस को बदलने पर क्या भाव के फॉर्म में परिवर्तन हो जाए, उसे भी क्या कहते हैं, उसे भी फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जिसमें परिवर्तन ना हो, टेंस को बदलने पर उसके वर्ब में कोई परिवर्तन ना हो, उसको क्या कहते हैं, उसे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्लियर। लिखिए बाबू। ठीक है ना, ओके। चलिए जिसे हम लोग समझ ले जाए, थोड़ा सा एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, I go to buy some books. ठीक है, आई गो टू बाय सम बुक्स। देखिए, आई हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया यहां पर बाय, वर्ब 2 दिया है, गो भी वर्ब दिया है, बाय भी वर्ब दिया है। ठीक है ना, ओके। देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट, इसके नजदीकी क्या है, वर्ब गो है, तो गो क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, एथ भी। ठीक है ना, ये गो क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। जो बाई है, बाई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वर्ब हो जाएगा। इनफाइनाइट वर्ब, बाई क्या हो गया, इनफाइनाइट वर्ब हो गया। जैसे मैं बोले कि जब, एग्जाम्पल नंबर 2, जब सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर को चेंज करने पर वर्ब के फॉर्म में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे मैं यहां पर लिखे राम, अच्छे से लिख रहा हूं, राम। अब राम हो गया थर्ड पर्सन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गोज, राम गोज टू बाय, राम गोज टू बाय।
सम, यहां पर बुक्स हो जाएगा, सम बुक्स। ओके, सम बुक्स। क्लियर? यानी कि देखो, पर्सन बदलने पर क्या हो गया, वर्ब में क्या हो गया, चेंज हो गया। गो यहां पर था तो यहां पर क्या हो गया, गोज हो गया। ठीक है ना? ओके, आइए बाई में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इन्फिनाइट वर्ब ही होगा, ये इन्फिनाइट वर्ब हो गया। ठीक है ना? जो कि पर्सन को चेंज करने पर क्या, वर्ब में चेंज हो गया है। ठीक है ना? गोज हो गया है, तो गोज क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग गाइस, क्लियर? अब देखिए, अब क्या है, सेंटेंस के टेंस को बदलने पर वर्ब के फॉर्म में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब वर्ब के फॉर्म में चेंज जाएगा टेंस बदलने पर। ठीक है ना? अब इसका भी एग्जाम्पल समझ लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे बोले सीता went to buy some books। ओके, बाय सम बुक्स। देखिए यहां पर क्या हो गया, टेंस को बदलने पर सब्जेक्ट, ये सेंटेंस पूरा हो गया। ये सेंटेंस को टेंस को बदलने पर क्या है, वर्ब के फॉर्म में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ। देखिए यहाँ पर गो था, यहाँ पर गोज हो गया, और यहाँ पर पूरा सेंटेंस ही बदल गया है। ठीक है, टेंस ही पूरा बदल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वेंट जो हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। लेकिन बाई जो है, बाई यहां पर भी बाई है, यहां पर भी बाई है, यहां पर भी बाई है, बाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, बाई इनफिनाइट वर्ब हो जाएगा, इनफिनाइट वर्ब। ओके, क्लियर? समझे? लिखिए बाबू। लिखिए। किसी को परेशानी हो रहा है जी, बताइए, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो, एक नोट में करके लिखना है क्या, नोट करके लिखना है, नोट, NOTE, नोट। नोट में क्या लिखना है कि दुनिया का सारे वर्ब, दुनिया का सारे वर्ब फाइनाइट, दुनिया का सारे वर्ब फाइनाइट वर्ब होगा, जबकि verb जस्ट सब्जेक्ट के बाद हो, जस्ट सब्जेक्ट के बाद हो।
क्या हो, सब्जेक्ट के बाद हो। वो जस्ट क्या होगा, जो वर्ब, जो फनाइट वर्ब होगा, ठीक है ना, दुनिया का कोई भी वर्ब क्या होता है, फनाइट वर्ब होता है, जबकि वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद रहेगा। ठीक है ना, ये आपका नोट हो गया, क्लियर। यानी कि फनाइट इनफाइनाइट में हमारा डिफरेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप, क्लियर। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब हेडिंग डालिए। There are 3 members. There are 3 members in the family. In the family of non-finite form of the verb. क्लियर बाबू। यानी कितना, 3 मेंबर्स होता है, किसका भाई, नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। ठीक है ना, देखिए 3 कौन कौन होता है। नंबर 1 इंफिनिटिव, दूसरा जेरंड, तीसरा क्या होगा, पार्टिसिपल। ठीक है ना। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, 2 + V1, इन्फिनिटी को जाता है। जेरंड मतलब क्या होता है, V4 = V1 + ing। ओके। अब पार्टिसिपल कितना होता है, पार्टिसिपल भी 3 होता है। ठीक है, पार्टिसिपल भी कितना होता है, 3 होता है। तो पहला क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो जाता है, V1 + ing। ठीक है ना। इसका भी रूल क्या होता है, सेम ही होता है, यानी कि V4। ठीक है ना, V4। ओके, इसका भी होता है, यही मतलब जेंट का ही काम करता है। नंबर 2 में क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब क्या होता है, V3। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, V3। और नंबर 3 में क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, हैविंग प्लस V3। ओके, हैविंग प्लस V3 को क्या बोला जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी कि पार्टिसिपल 3 होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, V4, यानी कि V1 + ing। पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 और परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस V3। को क्या हो जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर, आई होप यू आर गेटिंग गाइस। लिखो बाबू।
किसी को दिक्कत? चलो अब इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा? जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरंड कब कहा जाएगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल कब कहा जाएगा, आओ हम लोग आज सीखें। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, structural survey, a structural survey of V1 plus ing, V1 plus ing। अब इसका सर्वे होगा, ठीक है ना? ओके, किसका? V1 प्लस ing का, ठीक है ना? सर्वे मतलब छानबीन किया जाएगा, ठीक है ना? ओके, दो एक हो गया फाइनाइट वर्ब, एक क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब, और दूसरा क्या हो गया? इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है ना? फाइनाइट वर्ब तो आप लोग जानते हैं, अभी तुरंत आप लोग को बताए थे कि जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहां पर ये गोइंग क्या हो गया बाबू? ये गोइंग क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है ना? क्योंकि टेंस बदलेगा तो गोइंग में चेंज आएगा, समझे? क्लियर? और इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है? दो हो जाएगा, दो हो गया इनफाइनाइट वर्ब। एक क्या हो जाएगा? जेरंड, और के क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरंड का मतलब क्या? V4, ठीक है ना? V4 इज इक्वल टू क्या? V1 प्लस ing। ओके, और इसका ही मतलब क्या? V4, V4 मतलब V1 प्लस ing। ये दोनों का फंडा सेम ही है, दोनों का फंडा क्या है? सेम ही है, जेरंड का भी और प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी, ठीक है ना? लेकिन जेरंड कब बोला जाएगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल कब बोला जाएगा, ये हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है ना? यानी कि एक आप लोग को नोट में लिखना है, क्या नोट करके लिखना है, ये नोट में इसको डाल लीजिएगा, ठीक है? दुनिया का दुनिया का दुनिया का सारे सेंटेंस दुनिया का सारे सेंटेंस
जिसमें एक ही मेन वर्ब हो, जिसमें एक ही मेन वर्ब हो, क्या कहलाता है? फाइनाइट वर्ब कहलाता है। फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ये नोट में, यानी कि दुनिया का सारे सेंटेंस जिसमें एक ही मेन वर्ब हो, जिसमें क्या हो? जिसमें एक ही मेन वर्ब हो, वो क्या कहलाता है? वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। जिसमें एक ही मेन वर्ब होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तो लिखो जल्दी। समझ में आ रहा तो जल्दी लिखो। मैं हट ही जाता हूँ साइड में, लिख लो अच्छे से, अच्छे से लिखो जल्दी, हाथ बढ़ाओ। ओके बाबू, चलो इसको मैं क्लियर करता हूं। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि जेरंड कब होगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल कब कहलाएगा। पॉइंट नंबर 1, when V1 plus ing, when V1 plus ing is equal to क्या? V4 is equal to V4 is used as a noun oblique a subject. Subject is called gerund. यानी कि जब V1 प्लस ing को कैसे हम नाउन के या एक सब्जेक्ट के जैसा उसको क्या यूज करते हैं, यूज किया जाता है, तो क्या कहलाता है? वो जेरंड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, स्मोकिंग इज injurious to health. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। देखिए यहाँ पर स्मोकिंग क्या नाउन या एक सब्जेक्ट के जैसा यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। ये सब्जेक्ट हुआ, तो जब ये सब्जेक्ट हुआ तो क्या हो गया? ये जेरंड हो जाएगा, जेरंड। क्योंकि स्मोकिंग में क्या है? स्मोकिंग में क्या है? V1 प्लस ing,
ठीक है, V1 प्लस ing, ठीक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग गाइस, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो अब पॉइंट नंबर, व्हेन V1 plus ing, when V1 plus ing is equal to V4 is used as an object is called present participle. Called present participle। वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। कब? जबकि उसको एक ऑब्जेक्ट के जैसा यूज किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट के जैसा यूज हो रहा था, इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट के जैसा यूज होगा, तब वो क्या कहलाएगा? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, I saw a smoking boy in the hall, ठीक है ना। स्मोकिंग यहाँ पर क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। स्मोकिंग ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ना, तो यही ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्मोकिंग क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझे बाबू? यही स्मोकिंग क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। यानी कि आई सॉ, मैंने देखा, स्मोकिंग बॉय, यानी कि धूम्रपान करते हुए लड़के को। कहा भाई? इन द हॉल में, ठीक है। तो ये हमारा जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो मेरे YouTube पर ऐसे ही बने रहिए और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आते रहूंगा। और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते भी रहिए अपने दोस्त मित्रों के साथ में। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक अच्छे टॉपिक के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।